आइए दोस्तों, हमारा जो भारतीय संविधान का सीरीज चल रहा है, इस सीरीज में हमने इससे पहले 2 वीडियो बनाए हैं। पहला वीडियो में हमने आप लोग को बताया है कि भारत के संविधान निर्माण में जो भी कठिनाई हुई है और निर्माण की प्रक्रिया के दौरान किनका क्या योगदान रहा है, साथ ही कौन सा शब्द कहाँ से लिया गया है, इन सब के बारे में चर्चा की है फर्स्ट वीडियो में। फिर सेकेंड वीडियो जो आया है उसमें हम भारतीय संविधान के 22 भाग और 12 अनुसूचियां के बारे में चर्चा किए। साथ ही साथ 395 जो अनुच्छेद है उन 395 अनुच्छेद को भी मोटे तौर पर हमने डिस्कस किए हुए हैं। आज का वीडियो में हम क्या करेंगे, फिर से 22 जो भाग है भारतीय संविधान का, उन 22 भाग का थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो अनुच्छेद है उन अनुच्छेद को भी पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, समझे कि ना। आइए डिटेल में पढ़ेंगे। उनमें देखिए 395 अनुच्छेद है। 395 अनुच्छेद आप किसी भी हाल में याद नहीं रख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए ये जो सीरीज चल रहा है सिर्फ एग्जाम के लिए चल रहा है, ठीक है। इसीलिए हम अनुच्छेद में उन्हीं अनुच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है या आवश्यक है, उसी के लिए हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। सभी अनुच्छेद की चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। आइए पढ़ेंगे वही जो एग्जाम में आएगा। आइए पहला भाग देखिए, भाग जो है भाग फर्स्ट अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक। कल ही बताए थे भाग फर्स्ट में क्या है, भाग फर्स्ट में अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक है। और भाग फर्स्ट में जो है वह है आपका संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग फर्स्ट में क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है। आइए तो अनुभाग फर्स्ट अनुच्छेद 1 से 4 है। आइए हम पहला अनुच्छेद देखते हैं। तो अनुच्छेद नंबर 1 जो है, अनुच्छेद नंबर 1 जो है, इस अनुच्छेद में जो कहता है इसमें यह निर्धारित किया गया है कि, अनुच्छेद फर्स्ट में क्या निर्धारित किया गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा, न कि एक देश के रूप में। भारत क्या राज्यों का संघ है, ठीक है। किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 1 में। इसको आप याद रखिएगा। और इसी में यह भी चर्चा है कि भारत में टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। किस भाग में है, तो भाग 1 में है, भाग 1 में, ठीक है। आइए आगे 2 भाग उतना नहीं हमको देखना है, पहले ही बोल चुके हैं। हम उसी अनुच्छेद का चर्चा करेंगे, जो एग्जाम के लिए आवश्यक है। आइए अनुच्छेद 3 में आइए। अनुच्छेद 3 में कहते हैं, इसके अनुसार संसद को यह अधिकार है कि वह विधि द्वारा, मतलब कानून द्वारा नए राज्यों का निर्माण, यहाँ पर लाइट खत्म हो रहा है तो ध्यान से यहाँ क्या लिखा है, निर्माण कर सकता है या सकते हैं। देखिए अनुच्छेद 3 के तहत संसद जो है कानून बना करके कोई भी नया राज्य बना सकता है, कोई बड़ा राज्य है उसको 2 भाग में तोड़ सकता है, या कोई छोटा राज्य है तो उसको दो राज्य मिलाकर के एक राज्य बना सकता है, समझे ना। यह अधिकार किसके पास है, संसद के पास है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद कौन होगा, 3 होगा। अनुच्छेद कौन होगा, 3 होगा। इसी अनुच्छेद का उपयोग करके जो है जम्मू कश्मीर को 2 भाग में तोड़ा है, समझे कि ना। चलिए बस भाग 1 में मुख्य यही 2 चीज था, अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 1 है भारत राज्यों का संघ है, उसका वर्णन है उसमें। और अनुच्छेद 3 में जो है संसद के पास अधिकार है, जो किसी भी राज्य को कोई भी नया राज्य बना सकता है, या कोई किसी भी राज्य को दूसरे राज्य में विलय कर सकता है, ठीक है। आइए भाग 2 में आएंगे। भाग 2 में जो है अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक है। भाग 2 में जो है अनुच्छेद कहां से कहां तक है, 5 से लेकर के 11 तक। और भाग 2 में है क्या, तो भाग 2 में जो है वह नागरिकता है। भाग 2 में क्या है, नागरिकता है।
और आप लोग को पता होगा कि हमारे संविधान में नागरिकता कहां से लिया गया है। तो फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं, नागरिकता जो है हमारे देश में वो ब्रिटिश के संविधान से लिया गया। और हम लोग का जो नागरिकता है एकल नागरिकता है। कैसा नागरिकता है? एकल नागरिकता, सिर्फ एक नागरिकता। चलिए तो आइए ये जो है 511 अनुच्छेद, इसका हम चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 5 में जो है कहता है इसके अनुसार वे सभी भारत के नागरिक होंगे। देखिए अनुच्छेद 5 कहता है कि वे सभी भारत के नागरिक होंगे जो 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक बन गए हैं। कहता है जो 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक बन गए हैं, जो 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक बन गए हैं, वे सभी क्या होंगे? भारत के नागरिक होंगे। जो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने पर भारत का नागरिक बन चुके हैं, वह भारत का नागरिक होंगे ही होंगे। ठीक है, ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 5 में है। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 5 में है। अनुच्छेद किस में है? 5 में। ठीक है, आगे अनुच्छेद 6 कह रहा है आपको, अनुच्छेद 6 में कह रहा है इसके अनुसार पाकिस्तान से भारत आने वाला, देखिए आ गया दुश्मन। इसके अनुसार अनुच्छेद 6 के अनुसार पाकिस्तान से भारत आने वाला भारतीय नागरिक कहलाएगा। पाकिस्तान से जो कोई भारत आएगा वो भारतीय कहलाएगा। कब कहलाएगा? यदि वह 19 जुलाई 1948, देखिए इतना पाकिस्तानी में लड्डू फूटता होगा, हम भी भारतीय कहलाएंगे। कंडीशन लगा दिया 19 जुलाई 1948, 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आया। देखे ना, तो 1948 से पहले जो भारत आया है पाकिस्तानी, वह भी जो है भारतीय कहलाएगा। और तब से लेकर के तब से भारत में ही रह रहा है, ऐसा नहीं उछल कर इधर उछल कर उधर। जो व्यक्ति पाकिस्तान से आया है, कब आया है? 1948 से पहले, 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भी आया है तो कोई बात नहीं, लेकिन 19 जुलाई 1948 से पहले आना चाहिए। और तब से लेकर के अब तक यदि वह भारत में ही रह रहा है, भारत में ही वो रह रहा है किसी राज्य में, तो वह भारतीय कहलाएगा। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 6 के तहत। अनुच्छेद 6 के अनुसार जो है वो पाकिस्तानी भी भारतीय कहलाएगा। जो कितना है? 19 जुलाई 1948, 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आया है तो। ठीक है, आगे अनुच्छेद 11 में किसमें आएंगे हम? अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 कहता है इसके अनुसार नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास। संसद जो है नागरिकता संबंधित कानून बना सकते हैं, उसमें संशोधन भी कर सकते हैं। यह अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 11 के तहत। अनुच्छेद 11 के तहत। ठीक है, पूछेगा आपको कि किस अनुच्छेद के तहत संसद नागरिकता संबंधित कानून में हेरफेर कर सकता है, तो अनुच्छेद कौन सा होगा? 11 होगा। कौन सा अनुच्छेद होगा? 11 होगा। ठीक है, चलिए आगे। हम उसको आपको 2 नोट लिखा है, दोनों नोट VVI है, 2 नोट लिखा है। दोनों नोट अपने आप में क्या है? मोस्ट VVI है। ठीक है, देखिए क्या है, कहता हमारा देश हम भारतवासियों को एकल नागरिकता प्रदान करता है। हमारा जो देश है, ये हमारा जो संविधान है, हम भारतवासियों को सिर्फ एक नागरिकता प्रदान करता है। ठीक है, राज्य के लिए और केंद्र के लिए ऐसा नहीं, अलग अलग है। सभी के लिए क्या है? सिर्फ एक नागरिकता है। ठीक है, ये भारत का है। तो ये पूछेगा कि भारत जो है हम लोग को प्रदान करती है एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, दोनों इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? एकल नागरिकता। कैसा क्या होगा? एकल नागरिकता। ठीक है, चलिए कुछ देश है जो दोहरी नागरिकता प्रदान करती है, वो है अमेरिका, स्विट्जरलैंड। अमेरिका और स्विट्जरलैंड जो है वह दोहरी नागरिकता प्रदान करती है। अमेरिका और स्विट्जरलैंड जो है
अपने नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्रदान करते हैं, मतलब राज्य के लिए अलग और केंद्र के लिए अलग, इस टाइप का नागरिकता प्रदान करता है कौन कौन देश? अमेरिका और स्विट्जरलैंड। ठीक है, आप लोग इसको बढ़िया से नोट कीजिए। आइए हम अब बात करेंगे मूल अधिकार। क्या है? मूल अधिकार। तो मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। ठीक है, या यूएसए के संविधान से। तो देखिए इसका वर्णन किस भाग में है? इसका जो वर्णन है भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। ठीक है, तो मूल अधिकार आपसे पूछेगा कि मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। तो मूल अधिकार का वर्णन किस भाग में है? तो भाग हो जाएगा आपका 3। किस भाग में? तो भाग 3 में। कि अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक मूल अधिकार का वर्णन है? अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक जो वर्णन है वह क्या है? मूल अधिकार। किसका वर्णन है? मूल अधिकार का। आइए इसमें देखिए क्या कहता है, बहुत विविया है ये बहुत विविया है मूल अधिकार। कहता है हमारा संविधान हम भारतवासियों को, हमारा जो संविधान है हम भारतवासियों को 6 प्रकार के मूल अधिकार प्रदान करते हैं। हमारा जो संविधान है हम भारतवासियों को टोटल कितने प्रकार के मूल अधिकार प्रदान करता है? तो 6 प्रकार के। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। और वो 6 प्रकार जो है वह है समता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा संबंधित, संवैधानिक उपचार। समझे कि ये 6 का 6 है। तो देखिए समता का जो अधिकार है, समता का जो अधिकार है, जो मेरा मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है, किस अनुच्छेद में है? तो वो अनुच्छेद जो है आपका, वो अनुच्छेद जो है ये हो जाएगा आपका 14 से 18। 14 से 18, 14 से लेकर के 18 तक अनुच्छेद में किसका वर्णन है? तो समता का अधिकार है, मतलब सब क्या है? समान है। हम भारतवासी के वासी एक दूसरे से क्या है? समान है। ऐसा नहीं कि न तो रंग भेद के आधार पर एक दूसरे से नफरत कर सकते हैं, न जाति धर्म के आधार पर, सब एक दूसरे क्या है? समान है, वही समता है। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा जो है वह स्वतंत्रता का अधिकार है। यह जो है अनुच्छेद जो है 19 से लेकर के 22 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक। इसके अनुसार हम भारतवासी जो है कहीं भी आ जा सकते हैं। इसके लिए हम क्या है? स्वतंत्र है। अपने देश के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। इसके लिए हम लोग क्या है? स्वतंत्र है। वो किसका इसमें किसमें वर्णन है? अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक। ठीक है, चलिए तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आप जो है आप किसी को शोषण नहीं कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि गुलाम होता था, गुलामी होता था। अब जो है गुलाम होने के बाद क्या करता है? उसको जो मन है अपना काम करवाता था, हर दिन खटवाता था। समझे कि नहीं? कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। अब क्या है कि आप इसके कानून बन गया। वो कानून क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। आपका कोई भी आदमी शोषण नहीं कर सकता है, चाहे वो गर्लफ्रेंड क्यों न हो। समझे कि नहीं? वो भी आपका शोषण नहीं कर सकता है। वो सब चक्कर में चला मत पड़ना, नहीं तो जिंदगी झंड हो जाएगा। चलिए शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका जो वर्णन है वह है अनुच्छेद जो है 23 से लेकर के अनुच्छेद 24 तक, या यूं कहिए अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में जो है वो किसका वर्णन है? वह शोषण के विरुद्ध है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है, चलिए 4 नंबर में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आप जो है अपने देश के अंदर स्वतंत्र है कोई भी धर्म मानने के लिए। आपको कोई जबरदस्ती किसी भी धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। आप अपने मन से कोई भी धर्म मान सकते हैं, अपना सकते हैं। समझे ना? वही है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब अपने धर्म के प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अपने धर्म के जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, वही है
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह आपका जो है अनुच्छेद ये जो है 25 से लेकर के अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक है। इस कहाँ तक है? अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक। चलिए आगे 5 नंबर में है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। 5 में क्या है? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। यह अधिकार आपको अनुच्छेद जो है वो अनुच्छेद देता है आपको 29 से लेकर के 30 तक। 29 से लेकर के 30 तक यह क्या क्या चीज का अधिकार देता है? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अब अपने संस्कृति और शिक्षा को बचा सकते हैं। ठीक है, चलिए 6 नंबर में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह जो है अनुच्छेद 32 में है। किसमें है? अनुच्छेद 32 में। ठीक है, देखिए ये जो है आज का ये समझिए बोर्ड में जितना भी है सब जो है सब का सब क्या है? मोस्ट देखी है, समझे कि ना? इसीलिए आप लोग इसका पूरा आपको आना चाहिए और जरूरी भी है। ये जो है आपका जो मूल अधिकार है ये आपको किस अनुच्छेद में है ये जानना आपको जरूरी है। इससे आपको कहीं भी कोई नहीं रोक सकता। ठीक है ना? चलिए आगे जो है नोट में दिखाए हम जो बहुत रिविया है, कहता मूल संविधान में कुल 60 प्रकार के मूल अधिकार थे। पूछेगा मूल जो संविधान था हम लोग का उसमें जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था उसमें टोटल कितने मूल अधिकार थे? तो उस समय जो मूल अधिकार थे वह जो अधिकार थे 7 प्रकार के। कितने प्रकार के थे? 7 प्रकार के। ठीक है, लेकिन वर्तमान में कितना है? 6 है। बहुत दिव्य पॉइंट है ये। ठीक है ना? मूल संविधान में टोटल मूल अधिकार कितना था? 7 था, लेकिन वर्तमान में कितना है? तो 6 ठो है। ठीक है, मूल संविधान में कुल 7 प्रकार के मूल अधिकार थे, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को क्या किया? हटा दिया गया। ये जो 7वां अधिकार था वो संपत्ति का अधिकार था, उसको क्या कर दिया? हटा दिया गया। बोला संपत्ति का अधिकार आपका मूल अधिकार नहीं लेगा। ठीक है, पूछेगा किस संविधान संशोधन प्रक्रिया के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के श्रेणी से हटा दिया गया? किस संविधान संशोधन की प्रक्रिया द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के श्रेणी से हटा दिया गया? तो वो संशोधन है 44वां। कौन सा संशोधन है? 44वां। ये भी पूछ सकता है कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो वह हुआ था 1978 से। कब हुआ था? 1978 में। ठीक है, अब संपत्ति का अधिकार क्या है? मूल अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। तो क्या है संपत्ति का अधिकार? अगला नोट में देखिए, नोट नंबर 2 देखिए, कहता है संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कानूनी अधिकार। अब जो है आपका संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार न रह करके कानूनी अधिकार हो गया। ठीक है, बहुत विवेचन है। इसके बारे में क्या बताएं? समझे कि ना? कितना बार एग्जाम पूछा होगा, इसका कोई लिमिट नहीं है कि संपत्ति का अधिकार है, या पूछे निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है, घुसा देता है संपत्ति का अधिकार। समझे ना? गलती कर देता है। इसीलिए इसको समझे कि ना बढ़िया से याद रखिए, बहुत विधिया है। चलिए इसको नोट कीजिए। आइए, मूल अधिकार में जो भी था मोटा मोटी तो बता ही चुके हैं, और कुछ जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद, उस अनुच्छेद को भी हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे देखिए अनुच्छेद 15 आपको आना चाहिए, याद होना चाहिए। समझे कि ना? कहता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। आप जो है किसी व्यक्ति से उसके धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर आप उसके साथ विभेद नहीं कर सकते हैं। समझे ना? आप उसके साथ विभेद नहीं कर सकते हैं।
ये आर्टिकल 15 कहता है। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? 15 कहता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हम क्या करेंगे, जैसे कोई कश्मीर के हैं तो उसके साथ उसको नकारात्मक दृष्टि से देखेंगे, ऐसा हमारा संविधान नहीं कहता है। हमारा देश का प्रत्येक राज्य का नागरिक एक समान है। हमारा देश में प्रत्येक राज्य का नागरिक क्या है? एक समान है। हम उनके लिए क्या करेंगे? समान नजरिया रखेंगे। देखिए चला कहते कश्मीर जाएंगे यार, गौरी चिकनी चमेली को लाएंगे, अरे चला मेरा हाल है। चिकनी चमेली के चक्कर में नहीं पड़ो, निचोड़ देगा। चलो आर्टिकल 15 याद रखना, इस मूवी भी आया था, इस पर जो है आर्टिकल 15 पर एक मूवी भी आई थी, बहुत ही फेमस है, ठीक है ना। इसीलिए आप लोग इसको याद रखें। मतलब जाति धर्म किसी के साथ आप नहीं कर सकते, समझे कि नहीं। नियम तो लागू है, लेकिन तो पर हम जो है ना, हमारा देश क्या बताएं इतना पीछे है, जो अभी भी गाँव भर में जो देखते हैं जो निम्न कास्ट के होते हैं उनको मंदिर नहीं जाने देता है, समझे कि नहीं। जाने नहीं देता है, या खुद जो है वो खुद जाता भी नहीं है, और कहीं कहीं चला भी जाता है तो उसको मारा पीटा जाता है। बेचारा गरीब आदमी अशिक्षित रहता है, उसको उतना जानकारी नहीं रहता है, जो वो आर्टिकल 15 नहीं पढ़ा है, जो उसको पता होगा कि हमको जो है ना मंदिर जाने का अधिकार है या कहीं धार्मिक स्थान पर जाने का अधिकार है, उनको पता नहीं, इसी कारण से मार खा लेता है। जो आर्टिकल 15 पढ़ा रहेगा उसको पता नहीं है, जाएगा तुरंत FIR दर्ज करेगा, चला जाएगा बोरा में पैक कर दिया, समझा ना। यही है, पढ़ाई बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जॉब के लिए पढ़िए, आपको समाज में इज्जत से जीने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, समझे ना। और खास करके पॉलिटी जो है हर एक आदमी को पढ़ना चाहिए, उसमें भी अनुच्छेद, कब आपके साथ क्या हो जाएगा कोई गारंटी नहीं, इसीलिए अनुच्छेद आपको जानना चाहिए। चलिए आगे, अनुच्छेद 17 जो है छुआछूत का विरोध करता है। मतलब जो है आप क्या करते हैं, छुआछूत होता है ना, अनटचेबिलिटी, उसका जो है विरोध करते हैं। आर्टिकल 17 इसके तहत जो है आप किसी के साथ छुआछूत नहीं कर सकते, समझे ना। ऐसा नहीं कि पानी छू दिया तो छुआ गया, खाना छू दिया तो छुआ गया, ऐसा आप किसी के साथ नहीं कर सकते हैं। यह कौन कहता है? आर्टिकल 17, समझे ना, याद रखिएगा। आर्टिकल 17 कोई जो है किसी के साथ ऐसा करे, समझे कि ना, तो डायरेक्ट बोलेगा अनुच्छेद 17 पता है, डाल देंगे बोरा में, चला जाएगा फड़फड़ाते हुए। समझा ना। चलिए अनुच्छेद 19 बहुत बीवी है, मोस्ट बीवी है। इसमें क्या बताया चला, अभी तक जितना ही बताया सबसे बीवी है। आर्टिकल 19 मतलब अनुच्छेद 19 जो है, और 19 जो है वो प्रेस की स्वतंत्रता से, 19 का क कर दीजिए, 19 का क, समझे ना। 19 का क किससे है? प्रेस की स्वतंत्रता से। 19 का क किससे संबंधित है? प्रेस की स्वतंत्रता, मतलब मीडिया वाला कहीं भी जा सकता है, मीडिया वाला कहीं भी जा सकता है। कल का वीडियो में बताए थे कि जा तो सकता है चला, लेकिन एक कंडीशन में उसको भी फेल हो जाता है, नहीं जा सकता, नहीं तो उसको भी तोड़ देगा बढ़िया से। वो कब होता है? जब आपातकाल देश में लागू हो। जब क्या हो देश में? आपातकाल लागू हो। तो अनुच्छेद जो है 358 कहता है मीडिया वाला भी जो है ना उधर उधर नहीं जा सकता है, मीडिया वाला का भी एक सीमा में बांध देता है, समझे ना। आगे इसको याद रखिएगा, ये दोनों याद नहीं रखिएगा तो चलेगा, समझे कि उतना दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 का क याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे, अनुच्छेद 21 जो है कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। चलिए आगे, और अनुच्छेद 21 का जो क है या ए कहीं पे लिखा हुआ रहता है, अनुच्छेद 21 का जो क है, अनुच्छेद 21 का जो क है वह जो है शिक्षा का अधिकार देता है। किसका अधिकार है? शिक्षा का अधिकार। इसी के तहत जो है 6 से लेकर के 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिलाना राज्य सरकार का दायित्व है, जो अनुच्छेद का 21 का क कहता है, समझे ना। 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिलाना किसका दायित्व है? राज्य सरकार का दायित्व है। ये कौन कहता है? अनुच्छेद 21 का क, मतलब शिक्षा का अधिकार। बहुत भिगिया है, यही मोस्ट भिगिया है, समझे ना।
देखिए जो वीडियो है वो तो बताते ही जाते हैं, बाद में क्या देखिए याद है, याद की सबको याद होगा तो ठीक है, नहीं तो जो वीडियो लगाते हैं उसको जैसे भी हो, एक बार वीडियो देखने से हो, 2 बार देखने से हो, 3 बार देखने से हो, या 4 बार या 5 बार, जितने बार देखने से हो आप उतने बार वीडियो देखिए और इसको अपना दिमाग में बिठा कर रखिए। चलिए सुनिए। राज की नीति के निर्देशक तत्व, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व जो है किस भाग में है, तो यह जो है भाग 4 में, भाग 4 में होगा। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व किस भाग में है, तो भाग 4 में होगा। और अनुच्छेद जो है 36 से लेकर के 51 तक है, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है, ठीक है, याद कीजिए। आप पहले बता चुके हैं, एक बार फिर से रिवीजन कीजिए। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, राज्य के चलाने के लिए निर्देशक तत्व जो है वह किस भाग में है, तो भाग 4 में है। किस भाग में है, भाग 4 में है। किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है। तो आइए इस 36 से 51 तक में कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो अनुच्छेद देखिए 44 का, अनुच्छेद 44 कहता है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्रों में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। मतलब भारत राज्य जो है, भारत का जो भी राज्य है, सभी राज्य में क्या करेगा, एक समान कानून बनाने का प्रयास करेगा। क्या करेगा, एक समान कानून बनाने का प्रयास करेगा हर एक राज्य, ठीक है। यह है कौन सा, आर्टिकल 44, ठीक है। आगे अनुच्छेद 45 जो कहता है राज्य 6 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के पूर्व, जो बच्चा 6 वर्ष है की आयु है, उनकी आयु के 6 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के जो 6 वर्ष की आयु है उनके पूर्व बाल्यकाल की देखरेख और शिक्षा देने का प्रयास करेगा। क्या करेगा राज्य, जो बच्चा 6 साल से कम आयु के हैं, जो बच्चा 6 साल से कम आयु के हैं उनको क्या करेगा, उनको जो है देखरेख करेगा सरकार। क्या करेगा, देखरेख करेगा, ताकि कुपोषण का शिकार न हो, उसको खाने का जो है वो देखरेख करे, ठीक है, खाने पीने का सब देखरेख करे। कौन करेगा, तो सरकार। उसके बाद उसका शिक्षा का भी कौन जुगाड़ करेगा, सरकार। वही आड़ी वाड़ी वाला, समझे ना, तो आड़ी वाड़ी वाला जो है, आड़ी वाड़ी है ना, कौन सा, अनुच्छेद 45 कहता है, समझे ना। अनुच्छेद 46 जो है चला, कहता है राज्य जनता के दुर्बल वर्गों, राज्य जो है, जो राज्य की जनता में जो दुर्बल वर्ग है, जैसे कि विशेषकर SC ST अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, SC ST को शिक्षा, रोजगार तथा सभी प्रकार के शोषण से उसका रक्षा करना। जो राज्य के अंदर जो दबे कुचले वर्ग है, SC ST खास करके, उसको जो बड़े वर्ग, बड़े उच्च जातियों के द्वारा, बड़े वर्गों के द्वारा उनसे उसको शोषण किया जाता है, उस शोषण को रोकना या रक्षा करना किसका काम है, किसका काम है, राज्य सरकार का दायित्व है। किसका दायित्व है, राज्य सरकार का दायित्व। और उस जो दबे कुचले वर्ग है, SC ST विशेष करके, उसको जो है मुख्य धारा में लाने के लिए शिक्षा दिलाना और रोजगार उपलब्ध कराना, ये सब किसका दायित्व है, राज्य सरकार का दायित्व है। यही कौन सा आर्टिकल कहता है, यह आर्टिकल जो आपका 46 कहता है, आर्टिकल 46 कहता है, समझे ना। बताइए अनुच्छेद 350 का क, अनुच्छेद 350 का क जो है यह कहता है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना। जो प्राथमिक स्तर है 1 से लेकर के 5 तक जो कक्षाएं होती है, क्लास होती है, उसमें जो आप शिक्षा दीजिएगा मातृभाषा में, जो उसका मातृभाषा है, घर का जो भाषा है, उसी भाषा में आप उसको शिक्षा दीजिएगा तो बच्चा जल्दी जल्दी सीखेगा, समझे ना। ऐसा नहीं घर में, जैसे हम लोग मिथिला में है,
तो हम लोग क्या मैथिली बोलते हैं, हम लोग का परिवार में क्या होता है, मैथिली में बात होती है। और एक स्कूल में जाएगा तो इंग्लिश में चल जाएगा, बच्चा को समझ में कुछ आएगा। इसीलिए उस सबको देखते हुए क्या किया है, आर्टिकल 350 का क कहता है कि प्राथमिक स्तर पे जो है शिक्षा जो है मातृभाषा में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, मातृभाषा में होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको भी आप हिलिया लगा लीजिए, ठीक है। आगे अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 351 हट करके है सब। अनुच्छेद 351 जो है, 351 जो है यह कहता है हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देना। अनुच्छेद 351 क्या कहता है, हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देना। चलिए इसको नोट कीजिए। देखिए बोलिएगा सर आप तो 46 थे, डायरेक्ट यहाँ कहाँ से आ गए। तो देखिए ये सब दायित्व किसका है, राज्य सरकार का दायित्व, समझे। ये किसका दायित्व है, राज्य सरकार का दायित्व है। इसीलिए जो है ना राज्य के बाद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, राज्य को चलाने के लिए कुछ निर्देश दिया गया है, उसी का निर्देश आता है, इसलिए इसका चर्चा यहाँ, ठीक है ना। जल्दी नोट कीजिए। आइए आगे हम चर्चा करेंगे मौलिक कर्तव्य। क्या है, मौलिक कर्तव्य। इसे जो है भाग 4 के क में, भाग 4 के क में देखिए, इससे पहले क्या था, राज्य के लिए नीति निर्देशक था, तो ना तो किसमें था, भाग 4 में। ये किस भाग के 4 के क में इसको जोड़ा गया है। राज्यों के लिए नीति निर्देशक तत्व था किसमें, भाग 4 में। और भाग 4 के क में क्या जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य। आपका जो है कुछ मौलिक कर्तव्य है, किसके प्रति, तो अपने देश के प्रति। तो मौलिक कर्तव्य किसमें जोड़ा गया, भाग 4 के क में। पूछेगा किस अनुच्छेद में, एक ही अनुच्छेद है, वो अनुच्छेद है 51 का क। वो अनुच्छेद कौन सा है, 51 का क। तो मौलिक कर्तव्य किस भाग में है, तो भाग 4 के क में है। किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 51 के क में है, ठीक है। बहुत भी क्वेश्चन पूछता है। अभी जितना लिखा है सब का सब इस बोर्ड में भी मोस्ट भी है, समझे ना, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। बहुत कम लिखा है, बहुत कम जो एग्जाम में पूछ रहा है वही लिखा है, फालतू कुछ भी नहीं लिखा है, समझे ना। इसीलिए आप इसको होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो आइए कहता है मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का भाग नहीं था। हमारा जो मूल संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उस संविधान में मूल कर्तव्य का कहीं भी नामो निशान नहीं था, कहीं भी नामो निशान नहीं था, ठीक है। तो कैसे आया, देखिए इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42 में, बहुत भी है, बहुत 42 में पूछता है कि मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो 42 में पूछेगा किसके सिफारिश पे, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे। कब पूछेगा, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो कब हुआ था, 1976 में। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 ईस्वी में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 1976 ईस्वी। इससे कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकता है, जैसे फिर जवाब देख लीजिए। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का भाग था, नहीं था, एक क्वेश्चन बन जाएगा। दूसरा, मौलिक कर्तव्य को किसके सिफारिश पर जोड़ा गया, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन प्रक्रिया के तहत जोड़ा गया। एक क्वेश्चन हो गया। आगे पूछेगा आपको मौलिक कर्तव्य को जो है किस संविधान संशोधन प्रक्रिया के द्वारा और कब जोड़ा गया, तो इसी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन ये हो जाएगा, 1 2 3 4, मतलब एक लाइन में आपको 3 से 4 क्वेश्चन बन रहा है। और सब क्वेश्चन पूछता है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछता, क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। आगे कहता मौलिक कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ, जिसे रूस कहते हैं, मौलिक कर्तव्य जो है पूर्व सोवियत संघ, जिसे क्या कहते हैं, रूस कहते हैं, के संविधान से लिया गया। ये भी बहुत तीनों लिखा है, चला बहुत भी है। पूछता है कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो पूर्व सोवियत संघ मतलब रूस के संविधान से लिया गया। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, रूस के संविधान से लिया गया, ठीक है। चलिए आगे कहता वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है, इसकी संख्या 11 है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की जो संख्या है वो कितनी है,
11 है। ठीक है, उसी मात्रा जैसे कि मौलिक कर्तव्य में आपका है, एक एग्जाम्पल समझिए, यदि राष्ट्रगान बज रहा है, कहीं बज रही है, तो उसके सम्मान में आपको सावधान स्थिति में आना है, ये आपका मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य ये भी है कि अपना देश का जो झंडा है वो कहीं भी नीचा नहीं होना चाहिए, आपका मौलिक कर्तव्य है। समझे ना, इसी प्रकार के कितना मौलिक कर्तव्य है, टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है। इसको बहुत भी दिया है, समझे ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। अभी राज खत्म हो गया, अब जो है हम कल अगले वीडियो में जो है आएंगे, तो उसमें जो है संघ के बारे में पढ़ेंगे, समझे ना। इसके बाद वही ना राष्ट्रपति से होगा, पूरा संघ का पूरा ढांचा पढ़ेंगे। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।